हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ ले सोशल साइंस। आज के क्लास में हम क्लास 12th हिस्ट्री का पहला चैप्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन को 15 मिनट्स के अंदर में एक क्विक सा रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंदस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये इंदस रिवर के सामने था। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा के लोगों को आयरन का नॉलेज नहीं था, वो लोग ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, इसीलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 से लेकर 1900 में सबसे मेच्योर टाइम पीरियड था, इसलिए इस वजह से हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को इसी टाइम पीरियड के हिसाब से पढ़ते हैं। ओके। 2600 BC से लेकर 1900 BC तक। 1900 BC आते आते क्या हुआ, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये डिक्लाइनेशन की तरफ बढ़ने लगा, यानी धीरे धीरे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। ओके। चलिए अब हम समझते हैं कि हड़प्पा के लोगों का सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी क्या था, यानी वो अपने जीवन को कैसे यापन करते थे, अपने जीवन को कैसे जीते थे। बहुत ही हम थोड़े स्पीड में जाएंगे, आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुनिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो हड़प्पा के लोग सबसे पहले अपने जीवन को जीने के लिए हंटिंग करते थे, यानी कि शिकार करते थे, फिर गैदरिंग करते थे, फूड को कलेक्ट करके खाते थे, फ्रूट्स वगैरह को फॉरेस्ट से, फिर कल्टीवेशन करते थे। कल्टीवेशन में क्रॉप्स, कौन से क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते थे, जैसे कि वीट, बार्ले, लेंटिल्स, इन सब क्रॉप्स के कल्टीवेशन करते थे। उसके बाद और भी बहुत सारी क्रॉप्स थे, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ। उसके बाद पेस्टोरल थे। पेस्टोरल यानी कि वो जानवर को भी पालते थे। उसके बाद फिशिंग करते थे। ठीक है। तो हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरलिस्ट एंड फिशिंग। हड़प्पा की कुछ साइट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा साइट कहाँ पे है, इंडिया में है या फिर पाकिस्तान में है। सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये दो साइट को आपको याद कर लेना है। उसके बाद बनावाली याद रखना है, हरियाणा, फिर धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात। तो ये कुछ साइट्स है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो क्या है, चलिए हम साइट्स के कुछ एविडेंस को पढ़ते हैं कि इन सब साइट्स में हमें क्या क्या एविडेंस मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। चलिए तो हमें क्या है, कालीबंगन, यानी कि कालीबंगन कहाँ है, हमने देखा अभी एक मिनट, हाँ, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। तो राजस्थान में हमें एक प्लो फील्ड मिलता है, यानी कि जहाँ पे क्रॉप्स को उगाया जाता है, वहाँ पे एक फील्ड को प्लो करके रखा गया है था, वो हमें एविडेंस मिला है कि हाँ, इससे हम ये जान सकते हैं कि हाँ एग्रीकल्चर होता था, हमें पूरा एविडेंस मिला है। फिर हमें चोलिस्तान और बनावाली में, चोलिस्तान और बनावाली कहाँ है, चोलिस्तान कहाँ पे आप देख लीजिए, बनावाली कहाँ है, यहीं पे है। बनावाली हरियाणा में है और चोलिस्तान, ये दो जगह में हमें क्या मिला है, टेराकोटा प्लो मिला है। टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी का खिलौना होता है, तो हल मिला है हमें मिट्टी का, जिससे हम ये जान सकते हैं कि अच्छा प्लो से प्लोइंग होता था। उसके बाद हमें सोर्तुगाई में केनाल मिला है इरिगेशन करने के लिए। फिर हमें धोलावीरा में वाटर रिजर्वर मिला है। फिर मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला है, यानी कि एक बाथ टब मिला है, ग्रेट। उसके बाद हमें एक ग्रेनरी मिला है जहाँ पे फूड को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि ग्रेन्स को, ताकि फ्यूचर में कभी अगर फ्लड आ जाए या कुछ हो जाए तो उस फूड को हम यूज़ कर सके। फिर हमें लोथल और कालीबंगन में फायर अल्टर्स मिले हैं। फिर नागेश्वर और बालाकोट में शेल के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। फिर छानूदरो में बीड के मेकिंग के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। फिर हमें मोहनजोदारो में एक प्रिस्ट का स्टैचू मिला है, प्रिस्ट किंग का स्टैचू मिला है। और मोहनजोदारो में एक और चीज़ हमें मिला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक गर्ल है जो डांसिंग गर्ल जिसे हम नाम देते हैं, वो ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमें कहाँ मिली है, मोहनजोदारो में मिली है। फिर हमें लोथल में एक डॉकयार्ड भी मिला है। तो ये कुछ साइट्स है और उसके कुछ एविडेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और ये स्पेशली MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम टाउन प्लानिंग को समझते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग को समझते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में दो तरह के हमें टाउन मिलते हैं, एक मिलते हैं अपर टाउन, एक मिलता है लोअर टाउन। अपर टाउन को सिटाडेल भी कहते हैं। अपर टाउन यहाँ पे होता है, यानी वो थोड़ा ऊंचा एरिया में है। फिर नीचे लेवल में क्या है, लोअर टाउन है, जहाँ पे कुछ शायद हम कह सकते हैं कुछ गरीब लोग रहते होंगे, जैसे कि कुछ पेजेंट्स रहते होंगे, या फिर कुछ लेबर रहते होंगे, या फिर कुछ लोग रहते होंगे जो ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छे नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सिटाडेल में कुछ रिच लोग रहते होंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा है, क्योंकि जो सिटाडेल है वो पूरा फोर्टिफाइड है, यानी कि किलेबंदी है। या फिर हम कह सकते हैं बिग मर्चेंट्स रहते होंगे सिटाडेल में। तो हमें कुछ टाउन प्लानिंग के एविडेंस भी मिलते हैं, जैसे कि हमें ड्रेन्स मिलता है, जैसे कि ये पूरा जो सिटी है, जैसे ये पूरा सिटी है, तो हमें ड्रेन्स कैसे मिलते हैं, ग्रिड पैटर्न मिलते हैं, कि एकदम अच्छे से ड्रेन्स को बैठाया जाता है। ऐसे नहीं कि जिधर भी पानी बहाया जा रहा, नहीं, ड्रेन को बहुत सिस्टमेटिक वे में ड्रेन को बनाया जाता है। जो ड्रेन्स बनते हैं वो पूरा कवर है, जैसे ये ड्रेन है तो ये ऊपर से पूरा कवर है, ताकि हाइजीन को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया गया है। तो ये हमें ड्रेन लोअर टाउन में भी मिला है और सिटाडेल में भी मिला है। और हमें क्या मिला, रोड्स और स्ट्रीट्स मिले हैं जो ग्रिड पैटर्न में बने हुए हैं। इस तरह से रोड्स बने हुए हैं, इस तरह से वो एक दूसरे को राइट एंगल से इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल से।
ठीक है। तो हमें कुछ ग्रिड पैटर्न के रोड्स और स्ट्रीट्स भी मिले हैं जो कि बहुत प्लानिंग के साथ बनाया गया। जो अभी आप जो नोएडा में देखते हैं जिस तरह का पूरा प्लानिंग के साथ बनाया गया, सेम उसी तरह से उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में बनाया गया था। हमें जो घर मिलते हैं वो सिंगल स्टोरी के मिलते हैं, उसमें कोई विंडो नहीं होता, यानी सारे घर में अपना अपना खुद का बाथरूम होता है। इससे ये माना जाता है कोई विंडो नहीं है, तो प्राइवेसी को मेंटेन किया गया है ताकि कोई बाहर से घर में झांक कर ना देख ले। जो हमें ब्रिक्स मिले हैं वो कुछ ड्राई ब्रिक्स मिले, यानी सन ड्राइड ब्रिक्स मिले हैं, तो कुछ हमें बर्न्ट ब्रिक्स मिले। बर्न्ट यानी कि जिसको जलाया जाता हो। तो इतना ज़्यादा नॉलेज था उस टाइम के लोगों को। जो हमें ब्रिक्स मिला है वो बहुत ज़्यादा ही हम कह सकते हैं 4:2:1 के रेशियो में मिला है। और ऐसा नहीं कि हर एक जो हमें ईंटें मिले वो अलग अलग है। अगर हमें मोहनजोदारो में इस साइज़ का ईंटा मिला है तो हमें हड़प्पा में भी इसी साइज़ का ईंटा मिला है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा प्लानिंग करके बनाया गया है हर एक चीज़। उसके बाद हमें मोहनजोदारो में कुछ कुल 700 से भी ज़्यादा वेल्स मिले हैं, कुएँ मिले हैं। उसके बाद मोहनजोदारो में हमें एक ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है, जैसे ग्रेट बाथ है यहाँ बीच में। उसके बाद चारों साइड उसके रूम है, यानी कि ग्रेट बाथ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसमें जो एंट्रेंस है, यानी इस बाथ में उतरने के लिए नॉर्थ टू साउथ एंट्रेंस है, यानी कि इस नॉर्थ टू साउथ एंट्रेंस है, यानी कि इस बात में उतरने के लिए या फिर आप नॉर्थ डायरेक्शन से उतर सकते हो या फिर साउथ डायरेक्शन से उतर सकते हो। चारों साइड रूम है इस ग्रेट बाथ में। ऐसा माना जाता है कि कुछ रिलीजियस पर्पस के लिए ये ग्रेट बाथ को बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिलते हैं, ग्रेनरी मिलता है। कहाँ पे? मोहनजोदारो में ये ग्रेनरी मिलता है। ग्रेनरी में ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है ताकि कभी फ्लड आ जाए या फिर कभी अगर सूखा पड़ जाए तो हम इस ग्रेन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो टाउन मिले वो फोर्टिफाइड है, यानी वॉल्ड सिटी है। जो टाउन है वो बाहर से वॉल उसको सिटी किया गया है, उसको पैक किया गया ताकि बाहर से कोई हमला ना कर दे। अब हम सोशल डिफरेंस को समझते हैं कि ये जो हमें पूरा प्लानिंग समझते हैं कि हाँ कुछ सिटाडेल टाउन है, फिर कुछ लोअर टाउन है, यानी अपर टाउन लोअर टाउन। तो कुछ डिफरेंस है लोगों में या फिर बस ऐसे टाउन अलग अलग बना दिया गया है? तो हाँ डिफरेंस है। हमें कैसे डिफरेंस पता चलता है? तो बरियल से और आर्टिफैक्ट से। बरियल से हमें कैसे पता चलता है वो देखिए। तो बरियल्स यानी कि कब्र, जो कब्र होता है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। तो दो तरह के बरियल्स हमें मिले हैं। एक मिला है रिच का बरियल, रिच के रॉयल बरियल्स मिले। रॉयल बरियल्स कैसे? जैसे कि जो रॉयल बरियल्स में हमें मेटल के ऑर्नामेंट्स मिले, यानी लोगों को जब यहाँ पे दफनाया गया था ग्रेव में तो कुछ मेटल के ऑर्नामेंट्स लगाए गए, कुछ प्रेशियस स्टोन्स रखे गए, कुछ कॉपर मिरर रखे गए। तो वो हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये कुछ रॉयल बरियल्स होंगे, यहाँ पे कुछ अमीर लोगों को ही दफनाया गया होगा। लेकिन कुछ बरियल्स हमें मिले हैं जहाँ पे मड के ज्वेलरी यूज़ किए गए, क्ले के ज्वेलरी यूज़ किए गए। तो इससे हम ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि हाँ ये बहुत कॉमन लोगों की बरियल होगी। इस वजह से यहाँ पे मिट्टी का कुछ बर्तन या फिर मिट्टी का ही कुछ सामान रखा गया है। इस वजह से हम इससे ये और आर्टिफैक्ट से हम कैसे समझ सकते हैं? तो हमें कुछ सामान मिले, कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो बहुत ज़्यादा ही प्योर है, बहुत ज़्यादा ही हाई टेक्नोलॉजी के साथ वो बनता है, बहुत ज़्यादा प्रेशियस मिला है। उससे हम ये समझ सकते हैं कि ये रिच लोग यूज़ करते थे। और कुछ हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो बहुत ज़्यादा मिले हैं। आपको पता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो बहुत रेयर होता है जो कम मिला है। तो जो हमें ज़्यादा मिला है उससे हम ये समझ सकते हैं कि कुछ आर्टिफैक्ट्स जो हर कोई यूज़ करते थे और कुछ आर्टिफैक्ट्स जो बहुत एक्सपेंसिव होते थे वो सिर्फ अमीर लोग ही यूज़ करते थे। तो हाँ सोशल डिफरेंस था, लेकिन ज़्यादा सोशल डिफरेंस नहीं था। अब हम कुछ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो हाँ हमें प्लो फील्ड मिला है, हमें प्लो मिला है, टेराकोटा का प्लो मिला है चोलिस्तान में और बनावाली में, यानी कि एक टेराकोटा का प्लो मिला है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हाँ प्लो का यूज़ होता था। उसके बाद मल्टीपल क्रॉप्स उगाए जाते थे। उसके बाद हमें इरीगेशन के भी कुछ सोर्स उगाई में हमें क्या मिला, एविडेंस मिला है अफगानिस्तान में, जैसे कि केनाल और रिजर्वर मिला है हमें धोलावीरा में, ताकि इरीगेशन अच्छे से हो सके। उसके बाद फर्टाइल लैंड है, आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है पूरा ये इंदस और रावी नदी के सामने है, तो जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल था। उसके बाद रिवर इंदस भी है, उसकी वजह से पानी का भी दिक्कत नहीं है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी यूज़ किया गया है लोथल में। तो एग्रीकल्चर अच्छे से होता था। अब हम पॉलिटी को समझते हैं, कौन किंग था, कौन ये सब प्लान कर रहा था कि हाँ जो ब्रिक्स होंगे वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज रेशियो के होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, बहुत अच्छे से टाउन का प्लानिंग होगा। तो ये कौन सा किंग करता था? तो दो हमें एविडेंस मिला, एक हमें मिला है, एक हमें बड़ा सा लार्ज बिल्डिंग मिला है। लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि ये बिल्डिंग है क्या, ये क्या पैलेस है, ये क्या राजा का पैलेस है या फिर कुछ और पर्पस के लिए बनाया गया। फिर हमें मोहनजोदारो में ही ये लार्ज बिल्डिंग मिला है। फिर हमें मोहनजोदारो में ही एक प्रिस्ट किंग मिला है।
प्रिस्ट किंग का स्टैचू मिला है, जिससे हम ये सोच सकते हैं कि शायद ये रूलर होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। लेकिन जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है वो डिफरेंट ओपिनियन देते हैं अपने। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई रूलर नहीं होगा, कुछ देते हैं, कुछ कहते हैं कि ये पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक ही सिंगल अथॉरिटी होगा, सिंगल रूलर होगा जो पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन को रूल कर रहा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में अलग अलग बहुत सारे रूलर होंगे, हड़प्पा का अलग रूलर होगा, लोथल का अलग, मोहनजोदारो का अलग। तो पॉलिटी इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो अलग अलग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। अब हम ट्रेड को समझते हैं। तो ट्रेड इंटरनेशनल भी होता था और नेशनल भी होता था। नेशनल इन द सेंस कि अपने ही लोगों के बीच में ट्रेड होता था, ठीक है, जैसे कि धोलावीरा से राखी गरी में ट्रेड हो गया। और इंटरनेशनल भी होता था, जैसे कि उस टाइम में हमारा ट्रेड होता था मेसोपोटामिया यानी इराक के सिविलाइजेशन के साथ, फिर हमारा ट्रेड होता था ओमान के सिविलाइजेशन के साथ। तो हम किन किन चीज़ों का ट्रेड करते थे आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि बीड्स, स्टोन्स, जैस्पर, क्रिस्टल, कुछ हम मेटल का भी ट्रेड करते थे, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन का नॉलेज नहीं था, आयरन का यूज़ नहीं करते थे। अब हम कुछ रिलीजियस बिलीफ देखते हैं। तो रिलीजियस बिलीफ में हमें कुछ मदर गॉडेस मिलती है कि हाँ मदर गॉडेस का पूजा किया जाता होगा। फिर हमें कुछ फायर अल्टर्स मिले, अग्नि मिली है। फिर हमें नेचर के वर्शिप के कुछ एविडेंस मिले। हमें जो सील मिले उसमें प्लांट के मोटिव मिले, तो इससे हम कुछ प्लांट के मोटिव मिले और एनिमल के, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि शायद इस प्लांट का इतना इंपॉर्टेंट है कि सील में लगाया गया है इसको। सील मतलब मोहर, हम आगे पढ़ेंगे स्क्रिप्ट में। लेकिन हमें कुछ टेम्पल्स नहीं मिले हैं। तो टेम्पल्स नहीं मिले तो फिर भी हमें रिलीजन के नाम पे उतना कुछ नहीं मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब हम स्क्रिप्ट को समझते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, वो स्टिल अनडिसाइफर्ड है, हम उसे पढ़ नहीं पाए। वहाँ का जो सील है उसी में हमें स्क्रिप्ट पता चलता है। तो स्क्रिप्ट में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर क्या है मोटिव का यूज़ किया गया है। कुछ एनिमल ड्रॉ किए गए हैं, कुछ ह्यूमन बींग का ड्रॉ किया गया, कुछ मछली बनाई गई है, ठीक है। तो सील कौन से मटेरियल से बनता था? स्टीएटाइट से। सील क्या होता है? सील मैं पहले आपको बताती हूँ। सील मतलब मोहर, मोहर उसमें कुछ ड्रॉ किया जाता था, कुछ मोटिव बनाए जाते थे। सील का यूज़ होता था ट्रेडिंग में। अगर मैं यहाँ से कुछ सामान भेज रही हूँ मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में, तो मैं अपने साथ सील भेजूंगी, तो उससे उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये हड़प्पा का सील है, तो ये हड़प्पा से ही ये सामान आया है। तो इस तरह से ट्रेडिंग होता था। सील में हमें कुछ 400 से भी ज़्यादा साइंस मिले हैं, ओके। साइन मतलब कि वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बस इस तरह से कुछ साइन बने हुए हैं कुछ आकार में। अब हम समझते हैं सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। तो सिविलाइजेशन का एंड 1900 तक ख़त्म, धीरे धीरे 1900 बीसी तक जो सिविलाइजेशन का एंड है वो होने लगा था। उसके कुछ 4 फैक्टर हम समझते हैं कि सिविलाइजेशन के एंड के पीछे है। पहला है क्लाइमेट चेंज की वजह से, दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, फिर फ्लड आ गया होगा, क्या पता इंदस रिवर में बहुत ज़्यादा पानी आ गया होगा तो फ्लड हो गया होगा, या फिर जो इंदस और रावी नदी है वो सूख गई होगी तो फेमाइन हो गया होगा, सूखा पड़ गया होगा, जिसकी वजह से जो क्रॉप फेलियर हुआ होगा तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो लोग माइग्रेट करके कहीं और चले गए होंगे और ये पूरा सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया होगा, ओके। तो ये था कैसे सिविलाइजेशन का एंड हुआ। अब हम लास्ट हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब हम समझते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था। सबसे पहले जो हमारे ASI यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम को एक सील मिलता है 1853 में, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहते हैं इसको डिस्कवर करने में, ये डिस्कवर नहीं कर पाते। फिर हमारे 1924 में जॉन मार्शल हमारे डायरेक्टर जनरल बनते हैं। वो फिर इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर करके सबसे पहले नाम देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में आएगा कि अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन को सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने कहा था, तो आप लिखिएगा जॉन मार्शल। लेकिन इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को मेंटेन नहीं किया। स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इन्होंने कुछ खुदाई किया तो ये सिस्टमेटिक ऑर्डर वाइज नहीं की। जैसे कि इनको 1900 में क्या मिला, कुछ आर्टिफैक्ट मिला, उसके बाद 1800 में कुछ आर्टिफैक्ट मिला, तो ये क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। ये कुछ सही से ध्यान नहीं रखे ऑर्डर वाइज कि हाँ कौन से टाइम पीरियड में इनको क्या मिला, ये ऊपर नीचे क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। तो स्ट्रेटिग्राफी को मेंटेन नहीं किए। इसी स्ट्रेटिग्राफी को मेंटेन किसने किया, REM विलर ने किया। 1944 में हमारे जो न्यू आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे REM विलर, इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को मेंटेन करके हड़प्पन सिविलाइजेशन को अच्छे से डिस्कवर किया। तो ये कुछ साइट्स है कि इन्होंने डिस्कवर किया, ये आपके 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया दयाराम सानी ने, मोहनजोदारो को डिस्कवर किया राखलदास बनर्जी ने। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का कब डिस्कवर हुआ, 1921 में। मोहनजोदारो को डिस्कवर कब हुआ, 1922 में। लोथल का 1957 में, रोपर का 1952 में। तो ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो।